हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ साइंस एनसीईआरटी का जीव जनन कैसे करते हैं उस चैप्टर का बॉक्स नंबर 2 में जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो में बॉक्स नंबर 1 के अंदर 2 क्वेश्चन था, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए हम लोग का बॉक्स नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को पढ़ना और उसको बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में हूबहू एनसीईआरटी बॉक्स और उसके अभ्यास का ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में अधिकतर आता है। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं बॉक्स नंबर 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया है कि द्विखंडन और द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पूछा है कि द्विखंडन जो होता है वो बहुखंडन से किस प्रकार अलग है। तो देखिए, द्विखंडन के अंदर क्या होता है, द्विखंडन के अंदर यही देखने को मिलता है कि कोई एक कोशिकीय जीव टूटकर क्या करता है, दो एक कोशिकीय जीव का निर्माण करता है। वहीं पे बहुखंडन में क्या होता है, कोई एक कोशिकीय जीव विभाजित होकर क्या करता है, बहुत सारे नए एक कोशिकीय जीव का निर्माण करता है। और इस प्रकार से द्विखंडन बहुखंडन से अलग है। द्विखंडन में एक कोशिकीय जीव बटेगा तो 2 नए एक कोशिकीय जीव का निर्माण होगा। वहीं पे जो बहुखंडन है उसमें जब कोई एक कोशिकीय जीव बटेगा तो बहुत सारे नए एक कोशिकीय जीव का निर्माण होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर में क्या लिखा हुआ है। उत्तर में द्विखंडन के दौरान एक कोशिकीय जीव का शरीर विभाजित होकर 2 नए एक कोशिकीय जीव का निर्माण होता है, एवं बहुखंडन के दौरान एक कोशिकीय जीव का शरीर विभाजित होकर बहुत सारे नए एक कोशिकीय जीव का निर्माण होता है। ठीक है, और इस प्रकार से क्या हुआ, हम लोग का द्विखंडन बहुखंडन से अलग है। अब देखिए सेकंड नंबर बॉक्स नंबर 2 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। अगर कोई जीव बीजाणु के द्वारा जनन का क्रिया कर रहा है तो उसको कैसे लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले बीजाणु द्वारा जनन कौन करता है, तो बहुत सारे जो कवक होते हैं यानी फंगी, ये क्या करते हैं, बीजाणु द्वारा जनन का क्रिया करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब प्रतिकूल परिस्थिति होता है, यानी कि जब समय ठीक नहीं रहता है, उस समय क्या होता है, कवक के शरीर के चारों तरफ एक मोटा सा आवरण बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग पुट्टी कहते हैं। और इसी पुट्टी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण होता है। और जब ये बीजाणु बन के तैयार हो जाता है और जब अनुकूल परिस्थिति आता है तो ये यहाँ से पुट्टी फट जाता है और यहाँ से ये सारे बीजाणु बाहर निकलते हैं। और जहाँ जहाँ इस बीजाणु को सही वातावरण मिलेगा वहाँ ये जाकर बहुत सारे नए कवक का निर्माण करेंगे और एक बार में ही बहुत सारे कवक बनेंगे। ठीक है, चलिए तो आइए इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग लिख के बताए हैं आपको। तो बीजाणु द्वारा जनन करने वाले जीव प्रतिकूल परिस्थिति में एक मजबूत आवरण का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे सूक्ष्म बीजाणु का निर्माण करते हैं। जब अनुकूल परिस्थिति आता है तब वो मोटा आवरण फट जाता है और वहाँ से अनेक सूक्ष्म बीजाणु हवा में मुक्त हो जाते हैं, जिससे आगे चलकर अनेक जीव का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हम लोग को फ़ायदा मिलता है बीजाणु जनन के द्वारा। तो आप भी इसको देख लीजिएगा बढ़िया से और इसको लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन,
3rd नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एनसीईआरटी बुक में, क्या दिया गया है, तो आइए उसको देखते हैं। क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते? देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जटिल संरचना वाले जीव क्या पुनरुद्भवन द्वारा अपने जैसे नए संतान का उत्पत्ति कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये पुनरुद्भवन होता क्या है। तो पुनरुद्भवन क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें जीव का शरीर टूट जाता है या कट जाता है और बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है, और प्रत्येक टुकड़ा आगे चल के क्या करता है, एक नए जीव को बना लेता है। तो ये तो सरल जीव में संभव है। ऐसा जीव जिसका शारीरिक संरचना बहुत सरल है, वैसे जीवों में तो ये आसानी से हो सकता है। लेकिन जिनका शरीर जटिल संरचना वाला है, वैसे जीवों में क्या इसी तरह से जनन का क्रिया हो सकता है? जैसे कि मानव एक जटिल संरचना वाला जीव है, तो उसका हाथ कट गया, और क्या कटा हुआ हाथ से क्या उसका पूरा शरीर का निर्माण हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। वैसा संभव ही नहीं है, क्योंकि हाथ को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है जो हमारे जन्म के समय उपस्थित रहती है, और वो धीरे धीरे विभाजित होकर हमारे हाथ को या हमारे शरीर में पाए जाने वाले जितने सारे अंग हैं उसका निर्माण करती है। ये यानी कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा अपने संतति का उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। ये सरल संरचना वाले जीव ही कर सकते हैं, क्योंकि जटिल संरचना वाले जो जीव होते हैं उनके अंदर जो अंग होता है और अंग तंत्र जो होता है वो एक विशेष प्रकार के कोशिका ही उन्हें बना सकती है, और वे केवल जन्म से पहले जब वो बच्चा अपने माँ के गर्भ में रहता है उसी समय उपस्थित रहता है। ठीक है, तो चलिए, तो आइए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, इसको आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा जनन का क्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि जटिल संरचना वाले जीव में विशेष प्रकार के अंग तंत्र एवं अंग पाया जाता है जो विशेष प्रकार के कोशिका से ही बनता है, जो पुनरुद्भवन में संभव नहीं है। इसीलिए जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा जनन का क्रिया नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए नहीं कर सकते। तो आप इसको उतार लीजिएगा बढ़िया से। चलिए, अब बॉक्स नंबर 2 का हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो आइए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, कुछ पौधे को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, तो बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनको उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन के द्वारा उनको उगाया जाता है। ऐसा क्यों? तो सबसे पहला, ये कायिक प्रवर्धन क्या है? तो ये कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, जिसमें क्या होता है, कोई पौधा ले लेते हैं और उस पौधा का जड़, तना या पत्ता को ले लेते हैं, और जड़, तना, पत्ता से ही क्या करते हैं कि नए पौधे को उगाते हैं। जैसे कि आलू में क्या करते हैं, आलू का तना लेते हैं। आलू एक प्रकार का तना है, उसको काट देते हैं। काटने के बाद में प्रत्येक टुकड़ा को मिट्टी में डालते हैं और फिर वहाँ से एक नया आलू निकल आता है। तो वही यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि गुलाब भी हो गया, गुलाब में भी क्या करते हैं, गुलाब का तो बीज होता नहीं है, तो गुलाब का तना काट कर ही हम लोग लगाते हैं। तो ये तना काट के नए पौधे को उगाना, ये क्या है, ये हम लोग का कायिक प्रवर्धन है। ठीक है, तो बोला गया है कि बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनको हम लोग कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही क्यों उगाते हैं।
तो चलिए, इनका बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ऐसे पौधे जो बीज उत्पन्न नहीं करते हैं या बीज उत्पन्न करने की क्षमता को खो चुके हैं, तो वैसे पौधे को हम लोग कायिक प्रवर्धन द्वारा ही उगाते हैं। जैसे कि मान के चलिए केला हो गया, केला में तो बीज होता नहीं है, तो उसको भी कायिक प्रवर्धन द्वारा ही हम लोग उगाएंगे। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, ठीक है। तो ऐसे पौधे जो बीज उत्पन्न नहीं करते हैं, तो उनको हम लोग कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाते हैं। अच्छा, ये तो पहला कारण हो गया। उसके बाद में अगर समान लक्षण वाले गुण वाले अगर पौधा की आवश्यकता होती है, तो उस स्थिति में भी हम लोग कायिक प्रवर्धन के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, नए पौधे को उगाते हैं, ठीक है। और अगर कम समय में अगर अधिक पौधा उगाना है और अधिक पौधा तैयार करना है, तो उस परिस्थिति में भी हम लोग जो है कायिक प्रवर्धन का उपयोग करते हैं। चलिए, क्या लिखा गया है यहाँ पे, निम्न कारणों के चलते हम कुछ पौधे को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग करते हैं। क नंबर, पहला नंबर क्या दिया गया है कि बीज उत्पन्न नहीं करने वाले पौधे को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे पौधे जो बीज उत्पन्न नहीं करते हैं, तो उनको उगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कायिक प्रवर्धन का उपयोग करते हैं। सेकंड क्या दिया गया है, जनक के समान तो उस परिस्थिति में भी हम लोग जो है कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधे को उगा सकते हैं। ग नंबर में क्या दिया गया है, कम समय में अधिक पौधा उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ कारण है जिसके चलते हम लोग पौधे को कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन, तो आइए इसको हटा देते हैं। चलिए, तो हम लोग का अब लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है। यानी डीएनए से डीएनए का कॉपी तैयार करना, कोई डीएनए प्रतिकृति कहते हैं हम लोग। तो यानी जब भी कोई जीव जनन का क्रिया कर रहा है, तो उस समय डीएनए प्रतिकृति बनाना क्यों आवश्यक है। देखिए, जब भी कोई जीव अपने जैसे जीव को उत्पन्न करता है, तो जो नया जीव को उत्पन्न कर रहा है, उसमें तो उसको अपना गुण स्थानांतरण करना होता है। तो अगर कोई जीव अपना ही गुण उस जीव में स्थानांतरित करना चाहता है, तो उसके लिए उसको अपना डीएनए का एक कॉपी बनाकर उस नए जीव में डालना पड़ेगा, तब जाके वो डीएनए उस जीव में वैसे गुण को प्रकट कर पाएगा, ठीक है। तो गुणों के स्थानांतरण के लिए डीएनए का प्रतिकृति करना जनन के समय बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे लिया गया कि जनन के दौरान डीएनए का प्रतिकृति करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि डीएनए प्रतिकृति के कारण ही जनक का गुण संतति में युग्मक के द्वारा स्थानांतरित हो पाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का था क्या, ये हम लोग का था बॉक्स नंबर 2। ये हम लोग का बॉक्स नंबर 2 था, जो यहाँ पर हो गया कंप्लीट बॉक्स नंबर 2। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से बॉक्स नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, और बॉक्स नंबर 3 में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है और उसका आंसर कैसे होगा, ठीक है। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल राहुल बायो को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो आपको टाइम पर मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।